हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे 10th बोर्ड के एग्जाम जो वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं अगेन हमारा साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जो है वो देख सकते हो इसी चैनल के ऊपर। आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पार्ट 1 में हमने जो था वो पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया था, जो हमारा साइंस का क्वेश्चन पेपर था। अब हम पार्ट बी के ऊपर स्विच करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें जाना है www.hppost.org। तो फिर आपको इस तरह की विंडो जो है वो दिख जाएगी। फिर उसके बाद हमने जाना है डाउनलोड्स के ऊपर। जैसे आप डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करोगे आपको वहां पे मिलेगा मॉडल पेपर का ऑप्शन। जैसे आप मॉडल पेपर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह का जो है वो स्क्रीन नजर आएगी। उसके बाद हमने जाना है हमारे साइंस के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो अब हम इस तरह से हमारा अपना साइंस का क्वेश्चन पेपर को जो फाइंड आउट करके उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो अब हम करने वाले हैं पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार जो वो ट्विंकल क्यों करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका कंप्लीट आंसर लिख दिया है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। एंड आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, माई पैशन टीचिंग, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसका आप क्या आंसर लिख सकते हो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स। कि जब कोई रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो बेंड कर जाती है। दिस फिनोमेना इज रेफर टू एज अ रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इफ इट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंस मीडियम, मतलब कोई मीडियम जो है वो कम डेंस है और उससे वो ज्यादा डेंस मीडियम की तरफ को मूव करती है, तो उसमें क्या होता है वो बेंड कर जाती है, bend toward the normal. And if travel from a dense medium to rare medium it bend away from the normal. The speed at which the light travel change depending on the medium and therefore this bending occur. तो ये जो है वो जनरल पहले आपको डेफिनेशन लिख के ली है रिफ्रैक्शन की, या क्या रीजन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट का। अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसका रोल है स्टार को ट्विंकल कराने में। तो हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर की। जो हमारे एटमॉस्फेयर की अर्थ है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बनी हुई है। इट अफेक्ट्स बाय, और वो अफेक्ट होती है विंड से, वेरिंग टेम्परेचर से, एंड डिफरेंट डेंसिटीज एज वेल। एंड व्हेन द लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स, यानी कि मान लो हमारे पास जो स्टार है प्रोसेस थ्रू आर टर्बुलेंट, यानी कि जो मूविंग एयर के थ्रू जब वो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इट अंडरगो रिफ्रैक्शन मेनी टाइम। मतलब जब जो लाइट है जो हमारे दूर के सोर्स से आती है, मतलब जब स्टार से आती है, तो वो जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो बहुत ज्यादा अलग अलग मीडियम से होके गुजरती है। इसकी वजह से वो जो वो बहुत ज्यादा बेंड करती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और वो बहुत बार रिफ्रैक्शन कर जाती है। एंड व्हेन वी फाइनली perceive this light from the star it appear to be twinkling। और जब हम उस लाइट को देखते हैं तो हमें वो ट्विंकल करती हुई नजर आती है। सो दिस इज बिकॉज सम लाइट रेज रीच अस डायरेक्टली एंड सम बेंड अवे फ्रॉम एंड टुवर्ड अस एंड इट हैपन एज फास्ट दैट इट गिव अ ट्विंकल इफेक्ट। और वो इतने फास्ट होते हैं कि हमें एक ट्विंकल जैसा इफेक्ट नजर आता है। तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। प्लस मैंने आपको आगे एक डायग्राम दिखा के भी शो किया है कि किस तरह से होता है। अगर आप इस सर्कल को कंसिडर करोगे, मान लो कि आपका ये स्टार है, तो जब वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार एज इट अपीयर फ्रॉम द स्पेस, कि स्पेस हमें कैसे दिखने को मिलता है, फिर यहाँ पे जो जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो एंटर करता है तो इस तरह से आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो देखने के लिए मिलती है एज इट पास थ्रू द टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर। और फिर जब हम उसको देखते हैं तो हमें ये इस तरह से ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अब आप इसका आंसर भी कर सकते होंगे। तो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि सेकंड क्वेश्चन है कि लाइट की डिफ्रैक्शन क्या होती है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो आपको मैंने साथ में फिगर लगाई है, दिस इज द लाइट डिफ्रैक्शन थ्रू क्लाउड। जो हमारा सन होता है जब उसके आगे जो है वो कई बार क्लाउड आ जाते हैं, तो इस तरह से आपको लाइट जब इस तरह से डिफ्रैक्टेड जैसी नजर आती है। तो ये आपको एक फिगर है फॉर एक्सप्लेनेशन, और इसका मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर सच दैट इट स्प्रेड आउट एंड इल्यूमिनेट एरिया वेयर अ शैडो इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे भी अगेन बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, पर कहाँ से हो रही है, किसी चीज के कॉर्नर के ऊपर से हो रही है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्लाउड है, तो इन क्लाउड के जो बाउंड्रीज हैं वहां पर आपको दिख रहा है कि लाइट वहां से बेंड कर रही है, जिसकी वजह से वो इल्यूमिनेट कर रही है और वो स्प्रेड कर रही है। तो इस वजह से जहां जहां पे शेडो होनी चाहिए वहां वहां पे हमें जो वो लाइट जो वो इल्यूमिनेट करती हुई नजर आती है, और इसी को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं।
द सिल्वर लाइनिंग विच वी विटनेस इन द स्काई इज कॉज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो हमें सिल्वर सी लाइनिंग नजर आती है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, वो भी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होती है। व्हेन द सनलाइट पासेज थ्रू और एनकाउंटर द क्लाउड, अ सिल्वर लाइनिंग इज सीन इन द स्काई। तो हमें एक सिल्वर सी लाइनिंग नजर आती है स्काई के अंदर। एंड व्हेन लाइट ट्रेवल इन एयर, इट एनकाउंटर वेरियस फिनोमिना के साथ एनकाउंटर करते हैं, लाइक इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। एंड व्हेन द लाइट कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को आने से रोकती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, तो लाइट की डिफ्रैक्शन हो जाती है। तो आप इस बात का यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में उन्होंने आपसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछा है, मे बी वो नेक्स्ट टाइम आपसे जो वो इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन पूछ लें, तो आप इनकी डेफिनेशन को भी एक बार रीड आउट कर लेना। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, वो है व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है। और आपको ध्यान होगा कि हमने पार्ट ए में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी किया था, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी किया था। अब इसी के ऊपर एक आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आ गया है, तो लेट्स सी कि इसका क्या आंसर होगा। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, की जो हमारे आई लेंस की एबिलिटी है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है टू क्लियरली फोकस रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। कि जो हमारे लेंस की एबिलिटी है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है ताकि वो अपनी इमेज को क्लियरली देख पाए, चाहे वो दूर हो चाहे वो नजदीक हो, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। और हम बोल सकते हैं द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मसल, स्पेसिफिकली हम इन्हें सिलरी मसल बोलते हैं, फंक्शन टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई सो दैट द इमेज इज क्लियरली फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन ऑफ आई। एंड दिस विल वेरी फ्रॉम नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग अवे और टुवर्ड द आई। तो ये जो वो वेरी कर सकती है कि किस टाइम पे कितनी पावर ऑफ अकोमोडेशन होगी, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो वो कहाँ पर प्लेस है। और यहाँ से आपको एक और बात पता चलती है कि कौन से मसल हेल्प करते हैं, सिलरी मसल हेल्प करते हैं। और प्लस आपको एक और बात यहाँ से पता चल रही है कि जो आई की जो मतलब जो इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर बनती है। तो यहाँ पे आप इस तरह से डायग्राम भी देख सकते हो, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम साइंस के अंदर जितनी डायग्राम्स बनाते हैं हम उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हो, यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम भी अटैच करके रख दिया। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि क्या क्राइटेरिया जो था वो मेंडलीव ने यूज किया था फॉर क्रिएटिंग द पीरियोडिक टेबल। तो वो मेंडलीव क्लेम द फेमस पीरियोडिक लॉ दैट एलिमेंट प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने बोला था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके एटॉमिक वेट के। एंड मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट इन ऑर्डर टू देयर एटॉमिक वेट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल नोन एज अ पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। ठीक है, नाउ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर है, पर जो मेंडलीव ने दिया था वो एटॉमिक वेट के ऊपर था। This means that the physical and chemical property of element depend on their atomic weight, such that on arranging the element in increasing order of the atomic weight, element with similar property are repeated after regular interval of increasing element atomic weight। तो ये जो वो सिंपल सी उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई है। 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप इतना लिख देंगे तो आपका आंसर जो है काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव आवर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सिर्फ इतना सा बोला गया है कि आपने ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ब्यूटेनॉल और हेक्सानल का। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर जो वो ड्रॉ कर लिए हैं, आप इसको अच्छे से ड्रॉ करके सीख सकते हो। और आपको और भी किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो वो पूछ सकते हैं, या आपको मॉडल पेपर है तो इसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूटेनॉल और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्सानल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एन एग्जांपल। आपसे पूछा गया कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और आपने जो इसका एग्जांपल देना है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग एटम आर शेयर्ड इक्वली। कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स के बीच में इक्वली शेयर किए जा रहे होते हैं, मतलब दोनों एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के लिए, उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। आगे बोला गया है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज अ शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर। और इस तरह की जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर बोलते हैं। आगे बोला है जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर अनदर नेम फॉर कोवलेंट बॉन्ड। तो आपने इस पॉइंट को अच्छे से याद करना है। मे बी आपको वो नेक्स्ट टाइम कोवलेंट बॉन्ड की बजाय आपसे पूछना है व्हाट इज मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का ही एक अनदर नाम है जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। The sharing of bonding pair will ensure that the atom achieve stability in their outer shell similar to the noble gas atom। तो जो शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग पेयर का जो रीजन क्या है वो ये है कि वो इंश्योर करते हैं कि एटम जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर ले इसके आउटर शेल के अंदर। तो इसे बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्डिंग।
अब आगे हमसे पूछा गया था एग्जाम्पल, तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल का CH4 जैसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उसका पता है कितनी होती है 2 4। तो अब हमें क्या पता है, इट नीड्स, जो हमारा मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पता है 2 और 4 होती है, ठीक है, अंदर वाले सेल के अंदर 2 होंगे, बाहर वाले के अंदर 4 होंगे। तो इसलिए हमें क्या पता लग रहा है, इट नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल टू बी लाइक अ नोबल गैस न्यून। तो वो अब 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। तो और हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आपस में एक स्टेबल ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से इनके बीच में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है, या फिर आप बोल सकते हो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसी तरह से आप वाटर मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल ले सकते हो और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जांपल ले सकते हो कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि यहाँ पे बोले कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसी एटम की, वो उसकी पोजीशन के साथ रिलेट करती है जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप बने हुए हैं और पीरियड्स बने हुए हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एज, कैसे करती है, नंबर 1, द एटम विद आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर इन द सेम ग्रुप। मतलब कि ऐसे एटम जिनका आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम ग्रुप के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। एंड सेकंड ये है कि एटम विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स आर इन द सेम पीरियड। और ऐसे एटम जिनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल हैं वो सेम है, उन्हें जो है सेम पीरियड के अंदर रखा गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो वो पार्टिसिपेट करती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी पोजिशन को, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। की मदर की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलता है। तो फर्स्ट है, द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट मदर की बॉडी के अंदर थ्रू स्पेशल टिश्यू मिलता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। The embryo grows inside the mother's womb and get nourishment from mother's blood through the tissue called placenta. प्लेसेंटा क्या होता है, एक टेम्पररी ऑर्गन होता है, इज अ टेम्पररी ऑर्गन दैट डेवलप इन द यूट्रस, जो यूट्रस के अंदर डेवलप होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फॉर इसका मेन पर्पस ये होता है कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवानी होती है एम्ब्रियो को और फीटस को, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और भी चीजें होती हैं जो हम आगे रीड आउट कर लेंगे। इट अटैच द फीटस टू द यूट्राइन वॉल एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रेंट टू द फीटस एंड ऑल्सो अलाउ द फीटस टू ट्रांसफर वेस्ट प्रोडक्ट टू द मदर्स ब्लड। वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी मदर के ब्लड के अंदर निकालता है और फिर मदर के ब्लड से वो अगेन फिल्टर होकर मदर के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे और भी आपको पॉइंट लिख के दिए हुए हैं। द प्लेसेंटा कंटेन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग फीटस के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन एंड प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंड थर्ड, द प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय द सेल दैट originate फ्रॉम द फीटस एंड इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द फीटल ऑर्गन टू डेवलप। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि नरिशमेंट कैसे मिलती है, आपको प्लेसेंटा से रिलेटेड और भी फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैंने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर हम दे सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इज अ रेगुलर इवेंट अकरिंग इन द वुमन वेयर इन देर इज अ नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग एंड इज अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी वुमन्स मंथली साइकिल। तो दिस इज द हेल्दी वुमन मंथली साइकिल, ये होता है जो कि एक नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होती है। द हेल्दी वुमन अंडरगो दिस साइकिल विच लास्ट फॉर 28 डेज। जो हेल्दी वुमन होती है वो इस साइकिल के अंदर जाती है जो कि लास्ट होता है ऑफ द 28 डेज अंटिल शी हिट्स द मेनोपॉज, जब तक उसके अंदर मेनोपॉज नहीं आ जाता है। इट अकर एज इट रेडीज द बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी एवरी मंथ थ्रू मेंस्ट्रुएशन। तो ये आपके क्वेश्चन का मेन आंसर हुआ कि ये इसलिए होता है ताकि हम जो वुमेन है उसको रेडी कर सकें फॉर द प्रेगनेंसी। एंड द यूट्रस लाइनिंग थिकन्स फॉर द एम्ब्रियो टू गेट अबेंडेड वंस द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। कि जैसे एग ओवरी से रिलीज होता है अब उस एम्ब्रियो को वहां पे अटैच करके रखने में, अच्छे से पकड़ के रखने के लिए जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थिक होती जाती है, ठीक है। एंड द यूट्रस लाइनिंग and then the released egg in the event of fertilization the future fetus would rest here until the childbirth। तो जब फर्दर प्रेगनेंसी के दौरान आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो fetus होता है वो इसी के अंदर रहता है जब तक उसका चाइल्ड बर्थ नहीं हो जाता है। बट इफ देर इज नो सच इवेंट, अगर इस तरह का कोई भी इवेंट नहीं होता है, सो देन दिस यूट्रस लाइनिंग टीयर लीकिंग and through the vagina in the form of menses and this last for 2 to 7 days। तो अगर ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ये जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत
जरूरत नहीं है तो वो हमें एज अ मेंसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है एज अ ब्लीडिंग, जो कि 2 to 7 डेज का हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा भी है इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन देर इज अ डिप इन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल। ये 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये जो 2 हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल जो है वो डिप कर जाता है एंड फाइनली टच इज अ लेवल दैट सिग्नल द बॉडी टू बिगिन मेंस्ट्रुएशन। और फाइनली इस लेवल के ऊपर पहुंच जाता है कि वो बॉडी को सिग्नल देता है कि यू शुड स्टार्ट द मेंस्ट्रुएशन। एंड पीरियड्स आर द वे बाय विच द वीमेन रिलीज टिश्यू दैट आर नो लॉन्गर नीडेड। जिन टिश्यू की अब जरूरत नहीं होती है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज द reason why does menstruation occur. Now the last question in the part B is the what is the role of decomposers in the ecosystem. तो आज हम सिर्फ पार्ट बी वाला पोर्शन कर रहे हैं जिसमें हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अगर आपको पार्ट सी चाहिए होगा या थर्ड पार्ट इसका चाहिए होगा तो आप जो है वो कमेंट डाउन कर सकते हो। तो अब हम इसके आंसर के ऊपर चलते हैं। डिकम्पोजर्स इंक्लूड्स जैसे स्पैरोफाइट्स हो गए, सच एज फंजाई हो गया या बैक्टीरिया हो गया, दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो डायरेक्टली जो है वो जिंदा रहते हैं डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर। सो डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम एज दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट टू बी यूज्ड बाय द प्लांट। क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके साइकिल को बना के रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ आंसर लंबे इनके सेंटेंस लिख दिए कि क्यों हमें डिकम्पोजर की जरूरत है इकोसिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट दे एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल। जो डेड प्लांट है और जो एनिमल है उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं बाय क्लींजिंग, बाय एक्टिंग एज अ क्लींजिंग एजेंट इन द एनवायरनमेंट। सेकंड, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट, राइट। थर्ड यहाँ पे बोला है दे प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द न्यू बीइंग इन द बायोस्फीयर बाय डिकम्पोजिंग द डेड। एंड द फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दे हेल्प put back the various element into water, soil and air for the reuse of the producer like the crop plant. So these are the answer for the 10 questions. अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू एवरीवन।